360 में। पाकिस्तान में सहाफ़ियों की आज़ादी और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात और सहाफ़ती हल्क़ों की तनक़ीद। मुझे अंदर पीछे की तरफ गिरा के वो फ़ौरन तेज़ी से अंदर आ गया और उसने पिस्टल निकाल के मेरे सर पे रख दी। भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में ख़वातीन के लिए घर बसाना मुश्किल क्यों? जो आदाद शुमारे हमारे सामने आए वो तो रोंग के खड़ा करने वाले हैं। और अमरीकी सदर कितना कमाते हैं, क्या मराद पाते हैं? जवाब सिंपली अमेरिका में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। पाकिस्तान में सहाफ़ी और रियासत बज़ाहिर एक बार फिर आमने सामने हैं। ब्लॉगर और सहाफ़ी असद अली तूर पर गुज़िश्ता हफ्ते उनके घर के अंदर किए जाने वाले हमले की सरकारी सतह पर तहकीकात जारी हैं, लेकिन सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर को उनके प्रोग्राम से कम आर्जी तौर पर जो हटाया गया है, उसकी एक वजह जंग मीडिया ग्रुप पर हुकूमती दबाव को ही करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वकला और सिविल सोसाइटी की तंजीमें पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरने की मनसूबाबंदी कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों के दौरान जो हुआ है उसका एक रीकैप करते हैं। असद तूर का इल्ज़ाम है कि उन पर हमला करने वाले नामालूम अफराद ने अपनी शनाख्त हसास इदारे के एहलकारों के तौर पर कराई। ताहम ISI वज़ारत इत्तलात के तवस्सुत से एक पैगाम में इस हमले से लाताल्लुकी का इजहार कर चुकी है और इसे इदारे को बदनाम करने की साजिश करार दे चुकी है। हामिद मीर ने असद तूर पर हमले के खिलाफ इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के एहतजाजी मुजाहरे में एक तकरीर की थी, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों पर इशारों के नायों में सख्त तनकीद की थी। जंग ग्रुप ने उन्हें ऑफ एयर कर दिया और इस इक़दाम के खिलाफ सहाफ़ती बरादरी ने इस्लामाबाद प्रेस क्लब से 3 रोज़ के लिए जियो का लोगो उतारने का फैसला किया और कहा कि अगर इस दौरान हामिद मीर को बतौर एंकर बहाल ना किया गया तो जियो को प्रेस क्लब में सरगर्मियों का हिस्सा नहीं बनने दिया जाएगा। जंग ग्रुप के एक बयान के मुताबिक इदारा ये जायज़ा ले रहा है कि आया उस तकरीर में इदारे की पॉलिसियों की खिलाफ वर्जी हुई या नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़रूख हबीब का कहना है कि हामिद मीर को ऑफ एयर करने के लिए हुकूमत ने कोई दबाव नहीं डाला। पाकिस्तान में सहाफ़ियों पर हमले या उन्हें ज़दोकोब करना नई बात नहीं। असद तूर से पहले हामिद मीर, मतीउल्लाह जान, अब्सार आलम, सलीम शहजाद, उमर चीमा, अहमद नूरानी, वली बाबर निशाना बनने वालों की फ़हरिस्त खासी तवील है। हमने सिर्फ बड़े शहरों में होने वाले चंद बड़े वाक़यात ही गिनाए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान में हुकूमत और सरकारी इदारों पर सहाफ़ियों की आवाज़ को दबाने का इल्ज़ाम भी नया नहीं। ताहम हुकूमत का मौक़िफ़ यही रहा है कि मुल्क में सहाफ़ती आज़ादी पर कोई कदगन नहीं। मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर दाखिला शेख रशीद ये कह चुके हैं कि असद तूर पर हमले के मुल्ज़िमान को पकड़ना ज़रूरी है ताकि बकौल उनके इदारों पर इल्ज़ाम लगाने वालों के मुँह बंद हो जाएँ। तो सहाफ़ियों को इस वक्त जो मसाइल दरपेश हैं उनकी नौयत क्या है और उनके हल के लिए हुकूमत क्या कर रही है, और फिर सहाफ़ती बरादरी क्या उससे मुतमईन है या नहीं, बहुत से सवाल हैं। इनकी तफसीलात के लिए हम आज बात करेंगे इस्लामाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदा आसिम अली राना से, और कराची में मालूमात के साथ स्टैंड बाय पे हैं मोहम्मद साकिब। आसिम, पहले मैं आपसे बात करूँगी और आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त जो हो रहा है वो हमने जैसे कहा भी कि नया नहीं है, तो जो सहाफ़ती बरादरी है और हुकूमती ओहदेदार हैं वो इसकी क्या वजह देखते हैं कि एक बार फिर क्यों इसी मकाम पे खड़े हैं? बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि आज सहाफ़ी और हुकूमती ओहदेदार जो हैं वो आमने सामने एक दूसरे के खड़े हुए हैं। एहतजाज का सिलसिला जारी है, हुकूमत की वज़ाहतों का सिलसिला जारी है, लेकिन जो तमाम तर सूरत हाल की जो जिम्मेदारी है वो ये है कि सहाफ़ियों पर हमले तमाम तर दावों के बावजूद लगातार किए जा रहे हैं। जितने भी हमले हुए उसके बाद तहकीकात का ऐलान हुआ, कमीशन का ऐलान हुआ, लेकिन बदकिस्मती ये कि किसी एक केस में भी कोई एक मुल्जिम भी गिरफ्तार नहीं हुआ। किसी भी मुल्जिम को आज तक कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका। इल्ज़ाम रियासती इदारों पर लगा, लेकिन हुकूमत हमेशा जो है वहाँ पर इसकी तरदीद करती है। रियासती इदारों ने भी अब की बार तरदीद की है, लेकिन असल जो मसला था वो ये था कि इन मुल्जिमान की निशानदेही की जाए और ऐसे इक़दाम को रोका जाए, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। हुकूमत की तरफ से इस बारे में मुख्तलिफ दावे किए जाते हैं। हर हमले के बाद नया दावा किया जाता है, नया कमीशन बनाया जाता है, तहकीकाती टीमें बनाई जाती हैं, लेकिन कोई एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ। बस फ्रीडम इंडेक्स में हम वहाँ पर 145वें नंबर पर पहुँच के फ्रीडम नेटवर्क के मुताबिक इस्लामाबाद खतरनाक तरीन शहर बन गया, लेकिन
इसके बावजूद हुकूमत की तरफ से अब तक अमली तौर पर कोई इक़दाम नहीं हुआ, कोई मुल्ज़िम गिरफ्तार नहीं हुआ, और यही वो बुनियादी वजह है जो सहाफ़ियों और हुकूमती इदारों के दरमियान जो है वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर एतमाद की कमी है, और दोनों एक दूसरे पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। एहतजाज का सिलसिला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। PFUJ ने जो है वो इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान किया है। अच्छा आसिम, जिस तरह आपने भी कहा कि तहकीकाती कमीशन बने हैं और कभी कोई नतीजा खेज कार्रवाई नहीं हुई, हमने देखा कि कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी अपनी जो स्टेटमेंट जारी की असतूर पे हमले के बाद, उसमें उन्होंने ये कहा कि जो मुलव्विस अफराद हैं उनकी निशानदेही की जाए, और साथ में उनके अल्फाज ये थे कि पाकिस्तान को सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब करने वालों को जवाबदेह ठहराने में नाकामी का अपना तवील और अफसोसनाक रिकॉर्ड ख़त्म करना होगा। तो क्या कोई वजह बयान की जाती है, कोई वजह समझ में आती है कि क्यों किसी भी तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट सामने नहीं आई, कभी उस रिपोर्ट की बुनियाद पे किसी को कसूरवार नहीं ठहराया गया, कोई सज़ा नहीं दी गई? सारा जो इस मामले में आमतौर पर जो कहा जाता है वो ये कि इसमें वो मुख्तलिफ रियासती इदारे मुलव्वस हैं, वो मुलव्वस हैं या नहीं, इस बारे में भी जो तहकीकात हैं वो अगर सामने मंजर आम पर आए तो उस हवाले से पता चले। हामिद मीर के ऊपर हमला हुआ, उसके बारे में जुडिशल कमीशन बना, लेकिन उसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आई। उमर चीमा के ऊपर हमला हुआ, उसकी भी तहकीकाती कमीशन बना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने उसकी तहकीकात की, लेकिन उसकी भी रिपोर्ट सामने नहीं आई। पुलिस का जो इस हवाले से रवैया है वो यहाँ पर आमतौर पर उसको भी इसी पर्सपेक्टिव में लिया जाता है कि ये हसास इदारों की तरफ से किया गया है, उन्होंने किया है या नहीं, इस हवाले से कोई तफसीलात अभी तक क्योंकि रिपोर्ट सामने नहीं आई तो उनके बारे में उनको नहीं कहा जा सकता। लेकिन पुलिस जो है वहाँ पर शेख रशीद साहब अपनी तहकीकात मुकम्मल नहीं की। इस लिहाज से शेख रशीद साहब का बयान बिल्कुल समझ में आता है कि मुल्ज़िमान को पकड़ा जाए ताकि जिन भी इदारों के खिलाफ बात की जाती है और जो बात करते हैं फिर उनकी बात दुरुस्त या गलत उस लिहाज से साबित हो जाएगी। लास्टली क्विकली ये बताइए कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल एक अरसे से मुलतवी होता रहा, हमारे प्रोग्राम में भी हामिद मीर ने और मुनीज़ जहांगीर दोनों ने ही तनकीद की, खासतौर पर वज़ीर क़ानून फ़रूक नसीम पे कि वो बिल नहीं मंजूर होने दे रहे। बिल काबीना में मंजूर हो गया, पार्लियामेंट में आ गया। किस किस्म की प्रोटेक्शन इसमें सहाफ़ियों के लिए रखी गई हैं? सारा इस मीडिया जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल जो है इसमें मुख्तलिफ किस्म की जो है वो क्लॉजेज रखी गई हैं, जिनमें सहाफ़ियों की मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। मालकान को जो है इस बात पर व्यक्त किया गया है कि वो अपने सहाफ़ियों की मुलाजमतों को बरकरार रखें। इसके साथ साथ जो उनके ऊपर हमले हुए या उनको हरासा करने का जो सिलसिला है उस हवाले से इस बिल के अंदर जो है बाकायदा तौर पर एक कमीशन तश्कील देने का कहा गया है, जिसमें सहाफ़ी नुमाइंदे भी शामिल होंगे। इसके साथ साथ इस कमीशन की सरबराही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस करेंगे, जो 14 दिन के अंदर इस हवाले से अपनी तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेंगे। ऑलराइट, आसिम राना हमारे साथ है इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया आसिम इन तफसीलात के लिए। और अब हम चलेंगे कराची, जहाँ पे मोहम्मद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। और साकिब, हमने ये देखा है कि हुकूमत एक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम करने जा रही है और वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने इस कमेटी के लिए भी एक मज़ीद ये जो अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं इसके लिए एक कमेटी तश्कील देने का आज ऐलान किया, जो कि फिर स्टेक होल्डर से रब्ते करेगी और फ़ारूक हबीब साहब उसकी सरबराही करेंगे। खासी तनकीद भी हो रही है सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से, लेकिन तनकीद पर जाने से पहले मैं ये जानना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स की आसानी के लिए बताइए कि इस अथॉरिटी के मुजव्वज़ा अथॉरिटी के मकासद क्या होंगे, क्यों बनाई जा रही है ये? जी बहुत शुक्रिया सारा। बिल्कुल, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ये वजारत इत्तलात ही के ऑफिसर जो कि ग्रेड 20 या 21 ग्रेड के ऑफिसर हैं उसके मातहत इदारा या अथॉरिटी काम करेगी। और इसका मकसद जो हुकूमत का कहना है, हुकूमत की जो ड्राफ्ट प्लान आया है उसके मुताबिक उनका ये कहना है कि चूँकि पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ इदारे और मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ हैं जो कि मीडिया को रेगुलेट करती हैं, जिसमें पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो प्राइवेट चैनल्स के लिए है, जबकि इसके अलावा पाकिस्तान टेलीविज़न वज़ारत इत्तलात के मातहत है। इसके अलावा जो प्रेस और जो जराइद हैं, जो मुख्तलिफ प्रेस है वो उसके लिए अलग प्रेस पब्लिकेशन सेंटर है और पाकिस्तान प्रेस काउंसिल मौजूद है। और इस तरह जो है मुख्तलिफ इदारे मुख्तलिफ जो रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत रेगुलेट हो रहे हैं। तो हुकूमत का ये कहना है कि इन तमाम इदारों के लिए एक ही इदारा बनाया जा रहा है और इसमें तमाम इदारों को जम कर दिया जाएगा और ये तमाम रेगुलेशन अब एक ही इदारे के मातहत होगी, जिसे पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का नाम दिया जा रहा है। और इसमें जो है न सिर्फ जो मीडिया है वो मौजूद होगा, इसके साथ साथ सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ये तमाम जो वेबसाइट हैं उनको भी इसी इदारे के तहत, ठीक है, हर तरह का मीडिया जो है वो इसमें कवर होगा। अब ये बताइए कि सहाफ़ती तंजीमें इस पर क्यों तनकीद कर रही हैं?
صحافتی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے اس پر جو سینسرشپ ہے اس کے ذریعے ناقدانہ آوازوں کو دبایا جائے گا. یہ غیر قانونی، غیر اخلاقی اور غیر آئینی ہے، اور اس سے جو آئین میں جو آزادی اظہار رائے دی گئی ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے گا. ایک متاثر سینسرشپ لگائی جائے گی، اور اس میں سب سے اعتراض ہے کہ جو لائسنسنگ اتھارٹی قائم کی جائے گی، یہ لائسنسنگ اتھارٹی ہوگی جو کہ ٹیلی ویژن چینلز اور ریڈیو کی طرح ویب سائٹس کو بھی اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی لائسنس جاری کریں گے. نہ صرف لائسنس جاری کریں گے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہیں سال بسال جو ہے وہ NOC بھی لینا پڑے گا، اور اس کے لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے جب آپ NOC لینے جائیں گے، جب آپ لائسنسنگ اتھارٹی ایک ہوگی تو اس کا جو اثر و رسوخ ہوگا اس کی پالیسیز پر وہ بہت زیادہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومت کو کسی چیز پر اعتراض ہوگا تو وہ بغیر شو کاز نوٹس کیے اور بغیر کسی قسم کی ہیئرنگ کے اس ادارے کو کام کرنے سے روک سکے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس ادارے ثاقب یہ بریفلی مجھے یہ بتائیے کہ اسٹیک ہولڈر سے اب رابطے کیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے جو کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، کیا صحافی اسٹیک ہولڈرز کے طور پہ اس میں شامل ہو رہے ہیں؟ ان کی آواز سنی جائے گی؟ جب میری بات ہوئی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے صدر سے شہزادہ ذوالفقار سے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ حکومت نے اس سے پہلے جو جرنلسٹ پروٹیکشن بل میں ان کی رائے بھی شامل تھی، ان سے بات چیت بھی کی، لیکن اس اتھارٹی کے قیام کے لیے حکومت نے اب تک ان سے کوئی مشاورت نہیں کی ہے. اور اگر مشاورت کی دعوت حکومت دیتی ہے تو یہ پوائنٹس ہم اپنے نکات یقینی طور پر پیش کریں گے. لیکن اس سے پہلے PFUJ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے یہ موقف آ چکا ہے کہ پاکستان میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی ایک ایسا کام ہے جسے آسان کیا جائے گا. آلرائٹ، محمد ثاقب کراچی سے ہمارے ساتھ تھے. ثاقب بہت شکریہ. اور محمد ثاقب کی اسی موضوع پہ ایک تفصیلی رپورٹ بھی آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں. صورتحال ایسی ہے جس پہ مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی، اور ہم اپنی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، اور اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہم تمام تر خبریں آپ کے لیے لے کے آتے ہیں. facebook.com/VOA اردو کا پیج مستقل آپ کے لیے اپڈیٹ کیا جاتا ہے. ٹویٹر پہ ہمیں فالو کرتے رہیے، ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa. آج کے پروگرام میں آگے چل کے بات ہوگی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی خواتین کی، جو سیاسی اور معاشی حالات کے باعث گھر نہیں بسا پا رہی. اور پھر آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ امریکی صدر ایک سال میں کتنا کما لیتے ہیں. اور اگر ہمیں وقت ملا آج تو ہم کچھ UFOs کی بات بھی آپ سے کریں گے. لیکن پہلے ہم چلیں گے بھارت کے زیر انتظام کشمیر، جہاں بدامنی نے خواتین کے لیے ایک خاص مسئلے کو جنم دیا ہے. وادی میں غیر شادی شدہ خواتین کی تعداد بڑھ رہی ہے. سماجی کارکنوں کا کہنا ہے ایک طرف شادی کی عمر کے مردوں کی کمی ہے، اور دوسری طرف خراب معاشی حالات بھی خواتین کا راستہ روک رہے ہیں. تفصیل سری نگر سے زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں تشدد کے نہ ختم ہونے والے سلسلے نے علاقے کے سماجی تانے بانے کو بکھیر دیا ہے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی مقامی تنظیموں کے مطابق جموں کشمیر میں گزشتہ 31 برس سے جاری شورش کے نتیجے میں 1 لاکھ سے زائد افراد ہلاک اور ہزاروں معذور ہو چکے ہیں، جبکہ سینکڑوں جیلوں میں بند ہیں. اگرچہ سرکاری اعداد و شمار اس سے کہیں کم جانی نقصان کا پتہ دیتے ہیں، لیکن اب کشمیر میں شادی کے لیے موجود مردوں کی تعداد کم ہونے کو بھی غیر شادی شدہ خواتین کی بڑھتی ہوئی تعداد کی ایک وجہ قرار دیا جا رہا ہے. ہزاروں جوان مارے گئے جنہوں نے قبرستان آباد کیے، لاکھوں لوگ بالکل ناکارہ ہوئے ہیں اور وہ شادی کے لائق نہیں رہے ہیں. ان سے یہ ایک نیچرل تناسب جو ہوتا ہے مرد اور عورت کا، لڑکیوں اور لڑکوں کا، وہ بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کی وجہ سے لڑکیوں کو اپنے لائف پارٹنر نہیں ملتے ہیں. ایک مقامی فلاحی ادارے کی طرف سے حال ہی میں کیے گئے سروے کے مطابق ایسی لڑکیوں کی تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے جن کی شادی نہیں ہو پا رہی. جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آئے وہ تو رونگٹے کھڑا کرنے والے ہیں. ٹچنگ 50,000 ہماری بچیاں ہیں جنہوں نے شادی کی عمر، جو نارمل عمر ہوتی ہے شادی کی، وہ کراس کر لی، اور ابھی تک وہ اپنا گھر نہیں بسا پا رہی ہے. عبدالرشید نائک کے مطابق بدامنی کے نتیجے میں عام لوگوں کو درپیش معاشی مشکلات بھی شادی کی راہ میں ایک رکاوٹ ہیں.
حمیدہ نعیم کہتی ہیں کہ اسی لیے اب توقع کی جاتی ہے کہ صرف لڑکا ہی نہیں لڑکی بھی کمانے کے لائق ہو۔ ان کو ایسا شعور آیا ہے کہ شادی سے پہلے وہ اپنا کریئر بنانا چاہتے ہیں۔ اکنامک امپاورمنٹ کو بھی بہت اہمیت دی جا رہی ہے، تو اس لیے یہ جو میرج مارکیٹ ہے اس میں ان لڑکیوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے جو بھر سے روزگار نہیں ہے۔ سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ خراب معاشی حالات کے باوجود لوگوں میں نمود و نمائش کا رجحان بھی بڑھ رہا ہے، جس سے شادی ایک بوجھ بنتی جا رہی ہے۔ مقامی حکومت اس سلسلے میں مدد کی کوشش کر رہی ہے۔ ہماری یہاں پہ اسکیم ہے، اس کا نام ہے اسٹیٹ میرج اسسٹنس اسکیم۔ اس اسکیم کے انڈر ہم یہاں پہ ان لڑکوں کی میرج اسسٹنس کرتے ہیں، ان کو مالی معاونت کرتے ہیں۔ تو آج تک کیومولیٹولی ان کی اسسٹنس جو ہوئی ہے وہ تقریباً 25,000 لڑکیوں کی فائنینشیل اسسٹنس ہوئی ہے۔ سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کہ ایسی اسکیموں سے انتہائی غریب گھرانوں کو تو سہارا مل جاتا ہے، مگر مڈل کلاس طبقے کی مشکل حل نہیں ہوتی۔ ان کی نظر میں کشمیری خاندانوں کو اب خود ایک دوسرے کے لیے ہاتھ بڑھانا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ جب آپ اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں آپ پلیج کریے کہ ہم اور 2 یا 3 یا ایک ہی لڑکی کو جو ہے ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ لائک مائنڈیڈ پیپل کم ٹوگیدر اینڈ دے ورک ٹورڈز دس کاز، ڈیفینیٹلی اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی ویئر۔ زبیر ڈار کے ساتھ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔ معذوری کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے بھی خواب ہوتے ہیں، خواہشات ہوتی ہیں۔ پاکستان میں انہیں شادی کرنے اور نبھانے میں کیا عام لوگوں سے کچھ مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یا نہیں؟ اس بارے میں بھی جلد ہم ایک رپورٹ آپ کے لیے لے کے آئیں گے ویو 360 میں۔ اس وقت بڑھتے ہیں سمپلی امریکہ کی جانب۔ دنیا کے اگر 100 امیر ترین لوگوں کی فہرست دیکھیں تو اس میں امریکی صدر کا نام نظر نہیں آتا، جبکہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور ملک کا لیڈر ہوتا ہے۔ تو آج سمپلی امریکہ میں فائزہ بخاری بتا رہی ہیں کہ امریکی صدر کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے اور پھر تنخواہ کے علاوہ انہیں کیا امرات ملتی ہیں۔ ویلکم ٹو سمپلی امریکہ۔ کہا جاتا ہے کہ کسی کی عمر اور تنخواہ پوچھنا غیر مہذب عمل ہے، لیکن امریکی صدر کے لیے یہ دونوں باتیں چھپانا ہی ناممکن ہے۔ اوپن گورنمنٹ کلوز کے تحت امریکی سرکاری ادارے آفس آف پرسنل مینجمنٹ یعنی OPM یہاں سرکاری ملازمین کی تنخواہ کی معلومات بھی شائع کرتا ہے۔ تو یہاں امریکی صدر کے علاوہ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی عوام کے لیے ڈھکی چھپی نہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ امریکی صدر جو ہیں ان کی موجودہ تنخواہ کتنی ہے اور جو ابھی تک جتنے صدر رہ چکے ہیں ان کی مراد کیا کیا ہیں؟ امریکی صدر کی تنخواہ کا فیصلہ کانگریس کرتی ہے اور سن 2001 سے امریکی صدر کی سالانہ تنخواہ $4 لاکھ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی صدر کی مختلف سرگرمیوں کے لیے رقم مختص کی جاتی ہے، جیسے ذاتی اخراجات کے لیے 50,000، سرکاری دوروں کے لیے $1 لاکھ کا سفری خرچ جس پر ٹیکس نہیں کاٹا جاتا، اور انٹرٹینمنٹ کے لیے $19,000 وغیرہ۔ امریکی آئین کے آرٹیکل 2 کے تحت ان رقوم میں اگر رد و بدل درکار ہو تو اس کے لیے اگلی صدارتی مدت تک انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سالانہ $4 لاکھ کی تنخواہ نہیں لیتے تھے، بلکہ انہیں مختلف سرکاری اداروں کو عطیے میں دیا کرتے تھے۔ ریٹائرڈ صدور کو اپنا عہدہ چھوڑتے ہی $2 لاکھ سے زائد پینشن ملنے لگتی ہے۔ اس کے علاوہ انہیں بطور سابق صدر اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے کافی تعداد میں عملہ اور آفس سے متعلق دوسری سپورٹ بھی ملتی ہے، جو کہ لگ بھگ $1 لاکھ کے برابر ہوتی ہے۔ وہ اور ان کے بچے جب تک ضرورت ہو اپنی حفاظت کے لیے امریکی سیکرٹ سروس کی خدمات لینا بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔ ان مراحت کو سابق صدر کے عہدہ چھوڑنے کے 10 سال بعد تک ختم کر دیا جاتا تھا، لیکن صدر اوباما نے ایک قانون پر دستخط کر کے سابق صدر جارج ڈبلیو بش اور آنے والے صدور کے لیے اس سروس کو تاحیات بحال کر دیا۔ سابق صدور کو سرکاری اعزاز کے ساتھ تدفین کی آپشن دی جاتی ہے، لیکن ان کا فیصلہ صیغہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ صدر رچرڈ نکسن کی فیملی نے سرکاری کی بجائے پرائیویٹ تدفین کا فیصلہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ ہر صدر کی آبائی ریاستوں میں نجی اور غیر سرکاری فنڈ سے ان کے نام کی لائبریریز یا سینٹرز بنائے جاتے ہیں، جن میں ان کی دستاویزات، نوادرات اور عجائب گھروں میں نمائشوں کے ذریعے ان کی زندگی اور سیاسی کیریئر کی عکاسی کی جاتی ہے۔ جیسے میں موجود ہوں ورجینیا کے ماؤنٹ ورنر علاقے میں امریکہ کے پہلے صدر اور فاؤنڈنگ فادر کہلائے جانے والے جارج واشنگٹن کے آبائی گھر کے سامنے، جسے ایک اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 18ویں صدی کا یہ تاریخی لینڈ مارک امریکہ کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی جگہوں میں سے ایک ہے۔ یہاں ان کے مقبرے کے علاوہ
अलावा म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, थिएटर्स, बागात और खेत वगैरह भी मौजूद हैं। एक और दिलचस्प फैक्ट ये है कि रिटायर्ड सदूर को आम सड़कों पर खुद गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन वो ज़ाती प्रॉपर्टी पर ऐसा कर सकते हैं। इस हवाले से गाड़ी चलाने के बहुत शौकीन सदर जो बाइडन ने एक मरतबा कहा कि सदर बनने की बहुत सी मुस्बत वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सदारत के दौर में शामिल ना होने की एक बड़ी वजह यही है क्योंकि वो कॉर्वेट गाड़ी को 3.4 सेकंड्स में 0 से 60 मील पर चलाना पसंद करते हैं। ये थी फायज़ा बुखारी और उनके पीछे आपको जो शोर सुनाई दे रहा था वो सिकेडा नामी कीड़ों का है जो इन दिनों लाखों की तादाद में वाशिंगटन और उसके इर्द गिर्द वाक़ रियासतों में निकले हुए हैं। और सिकेडास पे ही फायज़ा बुखारी की एक रिपोर्ट आपको हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलेगी। हमने इसी हफ्ते व्यू 360 में भी आपके लिए पेश की थी। और अब एक मुख्तलिफ मौजू की तरफ आते हैं। उड़न तश्तरियाँ साइंस फिक्शन फिल्मों में तो नज़र आती हैं, मगर क्या हकीकत में इनका कोई वजूद है? अमेरिका में इस बारे में तहकीक और क़यास आराइयाँ बरसों से जारी हैं। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में लोगों का ये दावा है कि वो आसमान में तेज़ी से हरकत करती ऐसी चीज़ें देख चुके हैं जो किसी आम तैयारे जैसी नहीं लगती। अब कोई इन्हें खलाई मखलूक की सवारी समझता है, किसी के ख्याल में ये फ़ौज के खुफिया मंसूबे हैं। आम ख्याल ये भी है कि अमरीकी हुकूमत इनके बारे में बहुत कुछ जानती है पर बताती नहीं। ये मौजू अब खासी संजीदगी इख्तियार कर चुका है, इतनी कि इस माह अमरीकी महकमा दिफा सेनेट को आसमान में उड़ने वाली अनजान चीज़ों पर अपनी तहकीक की रिपोर्ट पेश करेगा। तो आइए देखते हैं कि साइंस फिक्शन फिल्मों का ये मौजू अमरीकी कांग्रेस तक कैसे पहुंच गया। आसमान पर उड़ने वाली इन नाकाबिले शनाख्त अशिया की जब भी बात आती, अमरीकी ओहदेदार कुछ कहने से गुरेज करते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अमरीकी बहरिया के तैयारे से ली गई इस वीडियो में अमले का किसी तेज रफ्तार और अजीब अंदाज से उड़ने वाली चीज पर हैरत का इजहार सुना जा सकता है। ये वीडियो अमरीकी महकमा दिफा या पेंटागन की जानिब से सन 2007 से कायम एक खुफिया टास्क फोर्स की तरफ से है, जिसका काम इन अशिया के बारे में मालूमात जमा करना और उनका तजिया करना है, जिन्हें आज UAP या अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना के नाम से जाना जाता है। 3 वीडियोस लीक होने और इंटरनेट पर सामने आने के बाद पेंटागन ने सन 2020 में तस्दीक की कि ये अमरीकी बहरिया के एहलकारों की जानिब से बनाई गई मुस्तनद रिकॉर्डिंग्स हैं। इस ऐलान के बाद एक साबिक सदर समेत आला तरीन दर्जे के सरकारी ओहदेदारों ने खुल्लम खुला और हंगामी तौर पर UFOs यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पर काम करने का ऐलान किया, जिन्हें आमतौर पर उड़न तश्तरियां कहते हैं। There's footage and records of आसमानों में उड़ने वाली अशिया की फुटेज और रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम कि वो क्या हैं। हम उनकी हरकत और सिमत की वजाहत नहीं कर सकते। तवक्को है कि पेंटागन जून के आखिर तक एक रिपोर्ट जारी करेगा, जिसमें कांग्रेस और आवाम को उड़न तश्तरियों से मुतालिक कई सरकारी इदारों के डाटा का तज्जिया फराहम किया जाएगा। कौमी सलामती की तनसीबात के ऊपर कुछ ऐसी चीजें उड़ रही हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि वो क्या हैं और कहां से आई हैं। ये हमारी नहीं है, हमें उनका पता चलाना है। 70 साल कबल पेंटागन ने इनके बारे में पहली बार तहकीक का आगाज किया था। अगरचे उड़न तश्तरियां देखी जाती रहीं, हुकूमत की जानिब से इन्हें कम ही तस्लीम किया गया, लेकिन बाज़ शहरी ग्रुप इस पर तहकीक करते रहे हैं। हम इस पूरा अरसा UFOs का मुतालिया करते रहे हैं और तकरीबन तमाम गवाहियाँ ऐनी शाहिदीन की हैं। मैं आपको बताऊं कि ये बहुत दिलचस्प और हैरत अंगेज है। बरसों पहले भी मुझे इनकी मौजूदगी पर यकीन था और अब भी है, लेकिन अभी महज गवाहों की जानिब से इसकी तस्दीक की गई है। हमें इससे भी ज़्यादा कुछ दरकार है। यही वजह है कि बहरिया की वीडियोस और तमाम डेटा बहुत दिलचस्प है। नुमाया तरीन वाक़यात में से एक कैलिफोर्निया के साहिल पर पेश आया। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ के रेडार ने गैर मामूली तरीके से हरकत करते हुए तैयारे देखे। तहकीकात के लिए 2 F-18 जेट भेजे गए थे। दोनों पायलटों और उनके साथी अमले ने बताया कि उन्होंने 5 मिनट तक सिलेंडर की शक्ल की एक उड़ने वाली चीज देखी। इनके मुताबिक इसकी हरकत साइंस के असूलों के मुताबिक नहीं थी और ये कि वो उड़ने वाली शय अचानक ही गायब हो गई। ये उड़ने वाली शय 60 मील दूर रेडार पर दोबारा जाहिर हुई, जहां एक तीसरे पायलट ने ये रिकॉर्डिंग की। अमरीकी महकमा दिफा की आने वाली रिपोर्ट का मकसद इस बात का तयन करना है कि आया ऐसी चीज़ों से कोई ख़तरा लाहक है या नहीं। ताहम कुछ मुबस्सिरीन को उम्मीद है कि तहकीक कुछ और सवालों के जवाब भी देगी। अहम नुकता ये है कि हम जो इस बारे में जानने की कोशिश में लगे हैं, हमेशा से ये कहते आए हैं कि ये हकीकत है जिसके बारे में संजीदा तहकीक की ज़रूरत है।
मैट डिबल के साथ सादिया ज़िब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। ये था आज का व्यू 360। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।